हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने क्रय तथा क्रय वापसी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन उधार विक्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विक्रय की प्रणाली में विशेष रूप से उधार विक्रय के संबंध में आंतरिक निरीक्षण का प्रभावशाली होना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माल व रोकड़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें गबन की संभावना अधिक होती है। यह भी संभव है कि कर्मचारी उधार विक्रय को कम दिखाकर या लेखा न करके गबन कर ले, विशेष रूप से ऐसे माल के संबंध में जिसको आसानी से ले जाया जा सकता है। विक्रय विभाग में उधार विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आंतरिक निरीक्षण की निम्नलिखित प्रणाली होनी चाहिए। तो इस प्रणाली में जो काम है, क्या क्या काम होते हैं। नंबर 1, विक्रय आदेश प्राप्त करना, रिसीविंग सेल ऑर्डर्स। विक्रय विभाग द्वारा माल विक्रय का आदेश प्राप्त होते ही आदेश संख्या, तारीख, माल की मात्रा, ग्राहक का नाम, माल की किस्म, माल आपूर्ति की समय सीमा, ये सब विवरण आदेश प्राप्ति पुस्तिका में लिख देना चाहिए। ऑर्डर रिसीव होने की जो बुक होती है उसमें लिख देना चाहिए। इसके बाद बिक्री विभाग तथा लेखा विभाग के उच्च अधिकारियों से इसकी स्वीकृति ली जानी चाहिए और फिर आदेश की 2 प्रति बनाकर एक प्रति प्रेषण विभाग को भेज देनी चाहिए और दूसरी प्रति विक्रय विभाग को आदेश के साथ संलग्न करके अपनी फाइल में रखनी चाहिए। यदि आपूर्ति किए जाने वाले माल का निर्माण करना है तो एक और प्रति बनाकर निर्माण विभाग या उत्पादन विभाग को भेजनी चाहिए। ये पहला काम हुआ कि विक्रय आदेश जैसे ही प्राप्त होता है ये सब काम अपने को करने पड़ते हैं। दूसरा काम है माल भेजना, डिस्पैच ऑफ गुड्स। माल प्रेषण विभाग विक्रय आदेश मिलने पर माल को एकत्रित करने, पैकिंग करने तथा भेजने संबंधी आदेश देता है और एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु स्टोर विभाग को भेज देता है। स्टोर विभाग आदेश के अनुसार माल एकत्रित करके उसकी गणना करके स्टोर कीपर व गणना क्लर्क ये दोनों इस काम को पूरा करते हैं और माल पैकिंग के लिए भेज देते हैं। प्रेषण विभाग जो डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा माल भेजने की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक पैकिंग के लिए पैकिंग नोट्स की 3 प्रतियां तैयार की जाती है, एक प्रति ग्राहक के लिए, दूसरी विक्रय विभाग के लिए और तीसरी खुद प्रेषण विभाग के लिए तैयार होती है, जो प्रेषण विभाग में ही रखी जाती है। प्रेषण विभाग द्वारा आदेश प्रतिलिपि में माल प्रेषण से संबंधित व्यय जोड़कर बीजक बनाने वाले कर्मचारी के पास भेज दिया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे माल जैसे ही प्रेषण के लिए तैयार हो जाएगा उसका बीजक बनने के लिए चला जाएगा। तीसरा, माल का बीजक बनाना व भेजना, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस एंड डिस्पैच गुड्स। जैसे ही आदेश मिलता है तो बीजक बनाने वाला कर्मचारी बीजक बनाता है। एक कर्मचारी बीजक की 3 प्रतियां बनाता है, दूसरा उच्च अधिकारी उसकी जांच करके उस पर हस्ताक्षर करता है और मूल प्रति और अन्य प्रपत्रों के साथ ग्राहक को भेज दी जाती है। दूसरी प्रति लेखा विभाग को भेज दी जाती है और तीसरी प्रति विक्रय विभाग आदेश पत्र के साथ संलग्न करके अपने पास रख लेता है। मतलब एक प्रति जो अपन ने ग्राहक को भेजी, जिसको माल भेज रहे हैं, तो उसके साथ सारे अन्य प्रपत्र जो उसने ऑर्डर दिया उसकी सारी ये कॉपियाँ भेज दी जाती है। उसके बाद चौथा स्टेप है विक्रय का लेखा करना तथा भुगतान प्राप्त करना, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स एंड रिसीविंग द पेमेंट।
प्राप्त किए गए बीजक की प्रतिलिपि के आधार पर लेखा विभाग विक्रय बही में लेखा कर देता है। लेखा करने का काम विक्रय विभाग को नहीं सौंपना चाहिए और न ही उस रोकड़िए को सौंपना चाहिए जो ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करके भुगतान संबंधी लेखे करता है। माल के विक्रय की इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस कार्य का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 1, विक्रय विभाग का एक कर्मचारी विक्रय आदेश प्राप्त करे तथा आदेश की प्रतियां तैयार करे। यह काम एक आदमी करे। फिर सेकंड काम है, प्रेषण विभाग में कम से कम 2 कर्मचारी माल प्रेषण से संबंधित काम को पूरा करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि एक कर्मचारी बीजक तैयार करे, मतलब वो उधर टोटल 3 कर्मचारी इन्वॉल्व हो गए, अब एक अलग कर्मचारी चौथा बीजक तैयार करे तथा उसका अधिकारी बीजक की जांच करके अपना हस्ताक्षर करे। यहाँ भी 2 कर्मचारी इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, लेखा विभाग में कम से कम 2 कर्मचारी हों जिसमें एक विक्रय पुस्तक में लेखा करे और दूसरा भुगतान प्राप्त करे। तो कुल मिला के इस काम में 7 आदमी इन्वॉल्व हो गए। कार्य का बंटवारा इस तरीके से हुआ। तो जब तक 7 ही नहीं मिल जाएंगे तब तक गबन होने की संभावना नहीं होती। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे विक्रय वापसी तथा आंतरिक निरीक्षण। विक्रय वापसी का अर्थ है बेचे हुए माल के वापस आने से, कि जो माल अपन ने बेचा वो देनदार ने हमको वापस लौटा दिया, तो उसे अपन विक्रय वापसी कहते हैं। इसमें ग्राहक से माल वापस आता है तथा ग्राहक को अपन क्रेडिट नोट भेजते हैं, क्यों उसको जमा करते हैं। यहाँ सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गलत क्रेडिट नोट बनाकर ग्राहक को भेज देते हैं और उसकी जो राशि प्राप्त होती है उसका गबन भी हो सकता है। तो इसलिए गलत क्रेडिट नोट बनाकर ग्राहकों से प्राप्त रकम का गबन से बचना है, तो ये प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। विक्रय वापसी प्रक्रिया में होने वाली कार्य प्रणाली को अपन 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, ग्राहकों से माल लौटाने संबंधी सूचना तथा माल प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स रिटर्न एंड गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब है ग्राहक द्वारा माल लौटाने पर माल वापसी संबंधी प्रपत्र और डेबिट नोट विक्रय विभाग को प्राप्त होता है। माल वापसी संबंधी प्रपत्र में पूरी डिटेल होती है, कौन कौन सा माल कितनी मात्रा में किस दर का है, और डेबिट नोट में केवल अमाउंट लिखा होता है। विक्रय विभाग में इसे दर्ज करने के बाद रेलवे रसीद और माल वापसी के विवरण पत्र की एक प्रतिलिपि माल प्रेषण विभाग को भेज दी जाती है, क्योंकि वहां से माल गया वो चेक करेंगे। प्रेषण विभाग माल को लेकर उसकी जांच करता है कि विवरण पत्र के आधार पर माल प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। जो विवरण पत्र देनदार ने भेजा उसके अकॉर्डिंग ही माल होना चाहिए। माल की जांच के बाद प्रेषण विभाग की रिपोर्ट और विवरण पत्र की प्रतिलिपि क्रेडिट नोट बनाने वाले कर्मचारी के पास भेज दी जाती है। मतलब देनदार से डेबिट नोट आया है, हम यहाँ से क्रेडिट नोट बना के उसे भेजेंगे, इतना माल आपको प्राप्त हो गया, तो उसके पास ये भेज देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप है ग्राहकों को क्रेडिट नोट भेजना, डिस्पैचमेंट ऑफ क्रेडिट नोट टू कस्टमर्स। प्रेषण विभाग द्वारा तैयार किए गए विवरण पत्र तथा माल की रिपोर्ट आने के बाद क्रेडिट नोट की 3 प्रतियां संबंधित कर्मचारी तैयार करता है। क्रेडिट नोट बनाने का काम कभी भी विक्रय का लेखा करने वाले कर्मचारी या रुकड़िए से नहीं करवाना चाहिए। मतलब जो अकाउंटिंग करता है सेल की, उससे या कैशियर से ये काम नहीं करवाना चाहिए। उच्च अधिकारी की देख रेख में क्रेडिट नोट बनाया जाना चाहिए और उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि गबन की संभावना न रहे। क्रेडिट नोट की मूल प्रति ग्राहक को भेज दी जाती है, दूसरी प्रति लेखा विभाग को तथा तीसरी प्रति
माल वापसी संबंधी प्रपत्र प्रेषण विभाग द्वारा तैयार किए गए विवरण एवं माल की रिपोर्ट के साथ विक्रय विभाग को भेज दी जाती है। तो ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद थर्ड और आखिरी स्टेप है क्रेडिट नोट के आधार पर लेखे करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। लेखा विभाग में क्रेडिट नोट की प्रतिलिपि के आधार पर विक्रय वापसी पुस्तक सेल्स रिटर्न बुक में माल वापसी का लेखा किया जाना चाहिए। साथ ही क्रेडिट नोट का नंबर, तारीख तथा अन्य आवश्यक विवरण लिख देना चाहिए। इसके बाद है कि इस कार्य का विभाजन कर्मचारियों में किस प्रकार होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें है पहला, प्रेषण विभाग माल प्राप्त करके सूचना विक्रय विभाग को भेजे। तो दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए, प्रेषण विभाग का और विक्रय विभाग का। फिर आया विक्रय विभाग में बीजक बनाने वाले कर्मचारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करना, कोई जांच पड़ताल करके और संबंधित सूचना आगे लेखा विभाग को भेजना। फिर आता है लेखा विभाग जो कर्मचारी है उसके द्वारा जमा का पत्रक बनाना या नाम का पत्रक प्राप्त करना। खुद बनाएगा क्रेडिट नोट, और यदि डेबिट नोट मिल गया है कस्टमर से तो वो प्राप्त करेगा, उसके आधार पर बनाएगा। उसके बाद अंतिम कार्य करने वाला व्यक्ति हुआ लेखा विभाग के दूसरे कर्मचारी द्वारा विक्रय वापसी पुस्तक में लेखा करना। तो एक आदमी प्रेषण विभाग का हो गया, दूसरा विक्रय विभाग का हो गया, तीसरा क्रेडिट नोट बनाने वाला लेखा विभाग का हो गया, और चौथा एंट्री करने वाला हो गया। इनके बीच में जो वेरीफाई करेगा वो अधिकारी। तो 5 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद अपने कोर्स में है लास्ट में मजदूरी और वेतन का आंतरिक निरीक्षण। तो मजदूरी और वेतन का आंतरिक निरीक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए।